बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री में आज पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम जो कि पूरा ये आज का टॉपिक जो है ये पूरा बायोलॉजी का टॉपिक समझ लीजिए है, लेकिन इस चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री में एंजाइम आया है इसलिए हम उसको यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर देखेंगे एंजाइम को समझाने के लिए यहाँ पर हम एक डायग्राम्स बनाए हैं जो ह्यूमन के इंटरनल ऑर्गन्स यहाँ पर शो हुए हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर माउथ को दिखाया गया है। ये माउथ से यहाँ पर देखेंगे माउथ को दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पर ये देखेंगे नोज है और ये माउथ है। और यहाँ पर देखेंगे ये एक यहाँ पर ग्रंथि पाया जाता है जिसका नाम सलेवरी ग्लैंड है। सलेवरी ग्लैंड जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये काम क्या करता है, जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, कोई भी XYZ कुछ भी खाते हैं, जैसे चाउमीन पिज्जा बर्गर जो भी कुछ खाते हैं, तो यहाँ पर एक माउथ में सबसे पहले हम उसको कहाँ पे ग्रहण करते हैं, माउथ में जो टीथ होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे ये जो सलेवरी ग्लैंड जो यहाँ पर पाया जाता है, एक यहाँ पर सलेवरी ग्लैंड जो पाया जाता है ये काम क्या करता है, यहाँ से एक रस स्रावित होता है जिसको हम कहते हैं ये हिंदी में लार ग्रंथ कहते हैं। लार ग्रंथ से ही एक यहाँ पर एक एंजाइम कह सकते हैं स्रावित होता है जिसे लार एमाइलेज कहते हैं, या उसी को लाला रस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लाला यहाँ पर एक रस स्रावित होता है जो कह सकते हैं ये लाला रस कह सकते हैं या लार एमाइलेज कह सकते हैं जो एक एंजाइम है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे ही ये काम क्या करता है, जो रस स्रावित होता है उस जो टीथ हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में काटे रहता है भोजन को, उसमें जाकर के मिल करके उसको लुगदी बनाने का काम करता है। जैसे ही लुगदी बनता है ऐसे ही इस ग्रास नली से हो करके ये सीधा ये भोजन कहाँ पर आता है, सीधा देखेंगे यहाँ पर पैंक्रियाज में आता है जिसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। यहाँ से देखेंगे जैसे ही भोजन यहाँ पर एंट्री करता है, यहाँ पर देखेंगे HCl इस भोजन को यहाँ पर पचाने में मदद करता है। ये देखेंगे ये पूरा यहाँ पर ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है एसिडिक मीडियम में हो रहा है। यहाँ पर लिखे हैं ये प्रक्रिया कहाँ पर हो रहा है, ये अम्लीय माध्यम हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक एंजाइम पेप्सिन, यहाँ पर है पेप्सिन। तो पेप्सिन का काम क्या होता है, यहाँ से इस कह सकते हैं जो लीवर होता है, लीवर से यहाँ पर ये उत्पन्न होता है पेप्सिन। ये काम क्या करता है, भोजन यानी कि यहाँ से जो उत्पन्न होता है तो काम क्या करता है पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देना। यानी कि जो प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन का किस में बदल जाना, अमीनो एसिड में बदल जाता है। अब उसी को देखेंगे जो यहाँ पे अमीनो एसिड में ये बदल गया, और वही चीज हम यहाँ पर इसके पहले क्या था, ये प्रोटीन पेप्सिन का काम क्या है, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल रहा है। जबकि यहाँ पर क्या काम था, जो जटिल अणु थे, जैसे हम यहाँ पर भोजन को खाते हैं ये जटिल अणु को हमने खाया, तो जटिल अणु का जो है ये कह सकते हैं ये मंड में मंड का ये कह सकते हैं, उसी को मंड कहते हैं। मंड को शर्करा में बदलने का काम करता है। जैसे ही शर्करा में चेंज हुआ वैसे ही HCl इसको क्या करता है, बचाने का काम करता है। फिर लीवर से यहाँ पर देखेंगे पेप्सिन यहाँ पर ये उत्पन्न होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करके वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ से यानी कि यहाँ पर पैंक्रियाज से होकर के लीवर में आया। लीवर में हमने क्या बताया, यहाँ से पेप्सिन उत्पन्न होता है जो यहाँ पे प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का जो है यहाँ पर अमीनो एसिड में बदल देता है। अब उसके बाद ये भोजन हमारा कहाँ पर आ जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देख रहे हैं ये बीच वाला
वाला पार्ट ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत कहते हैं, लेकिन इसको अगर से देखा जाए इसकी लंबाई बहुत अधिक होती, लगभग 5-6 मीटर बड़ा होता, उतना बड़ा होता है। और यहाँ पर ये देखेंगे एक पतला से यहाँ पर रहेगा। और दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे, और ये जो ऊपरी पार्ट है आप देख रहे हैं, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो जिसको यहाँ पर इसको बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये समझेंगे, यहाँ पर भोजन जो है, यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन का पाचन होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है, यानी कि इसके आने के पहले इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले इसका जो पाचन होता है वो देखेंगे यहाँ पर वो अम्लीय माध्यम में होता है। और वही जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वो देखेंगे क्षारीय माध्यम में, यानी कि उसका पाचन होता है, जिसमें देखेंगे यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, वही देखें क्षारीय माध्यम में, बेसिक मीडियम में, यहाँ पर ये ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक यहाँ पर एंजाइम जो है उस भोजन का पाचन करते हैं। पाचन करके यहाँ पर जब ये पूर्ण रूप से पच जाता है, यानी ये कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ पे होता है, तो हमारा जवाब क्या होता है, यहाँ पर छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पूर्ण रूप से होता है। उसके बाद जब ये भोजन पच जाता है तब यही जो है यहाँ पर ये बड़ी आंतों में भेज दिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे यही चीज इसमें भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में भेज दिया। बड़ी आंत में देखिए भोजन का पाचन नहीं होता है। इसको याद रखेंगे कि यहाँ पर भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता है, उसमें देखेंगे बड़ी आंत में, अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन में। जो ये देख रहे हैं ये पार्ट आपका, ये कहने के लिए बड़ी आंत होता है, ये मोटी होती है। और दूसरी चीज देखेंगे ये छोटी होती है। और यहाँ पर देखेंगे जबकि ये क्या होता है, ये पतला होता है और लंबा होता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसमें भोजन आने के बाद जब यहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद देखेंगे यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन नहीं होता, केवल और केवल यहाँ बड़ी आंत में अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन में केवल जल का अवशोषण करता है, यानी कि जो अब उसमें से जल रहता है उसको काम क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो अवशोषित करने के बाद देखेंगे यहाँ पर ये भोजन का धीरे धीरे यहाँ पर ये पाचन, ये अब भोजन का ये पचा करके एक कुल हम ये यानी कि जब भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। बाकी जो बचे हुए यहाँ पर पदार्थ होते हैं वो अपशिष्ट के रूप में क्या होते हैं, बाहर निकल रहे हैं। अब यहाँ पर हमने ये बात यहाँ पर देखा, जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर देखेंगे जो सबसे बड़ी भूमिका होती है भोजन को पचाने में, वो काम क्या करता है, एंजाइम का होता है। तो एंजाइम देखेंगे यहाँ पर, ये एंजाइम कह सकते हैं भोजन पचाने में, ये नायक का काम करता है, हीरो का काम करता है। तो अब इसी एंजाइम को ही यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं कि एंजाइम देखेंगे। एक चीज और ध्यान देंगे कि जो कुछ चीजें ऐसा होता है जो जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे, जैसे कोई अभिकारक है वो उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कोई रिएक्शन हम जब कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर उसमें देखेंगे वो उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो उत्पाद में कन्वर्ट करने के लिए हम मान लेते हैं कोई उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। उत्प्रेरक काम क्या करता है, उत्प्रेरक देखेंगे वो अभिक्रिया की वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है, और अभिक्रिया की वेग को घटा देना है, यानी कि आवश्यकता अनुसार हम उत्प्रेरक का यदि प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे वो क्या काम करता है, उसको बढ़ा देता है। तो वही चीज यहाँ पर देखेंगे जो बॉडी के बाहर होता है, जो बॉडी के बाहर होता है उसको हम उत्प्रेरक कहेंगे। जो बॉडी के अंदर हमारा जो उत्प्रेरक का काम क्या कर रहा है, उसको अर्थात उस जो भोजन को हम खा रहे हैं उसको पचाने का काम जो है कौन सपोर्ट कर रहा है, हमारा एंजाइम काम कर रहा है। अर्थात यहाँ पे जो बॉडी के अंदर उत्प्रेरक का काम कर रहा है उसको हम कह सकते हैं जैव उत्प्रेरण के नाम से।
यहाँ पर क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरण कहते हैं। हमने ये बोला कि जो बॉडी के बाहर कोई भी अपक्रिया यदि हम कराते हैं तो अपक्रिया के वेग को घटाते हैं अथवा बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर ये उसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। जो हमारे बॉडी के अंदर जो होती है, जो यहाँ पर उसको यानी कि जो हम भोजन को खाते हैं, खाने के बाद जो उसको पचाने में सहायता करता है, तो काम क्या होता है, वो एंजाइम का काम करता है। तो यहाँ पर तो यानी कि जो बॉडी के अंदर जो उत्प्रेरक का काम कर रहा है, वो यानी कि उत्प्रेरक का काम कौन कर रहा है, एंजाइम। वो हमारा एंजाइम क्या है, जैव उत्प्रेरण उसे कहते हैं। अब यहाँ पर ये समझेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक। यहाँ पहली लाइन में इसको समझेंगे, यानी कि जितने भी यहाँ पर एंजाइम्स काम क्या करते हैं, जितने भी हम कोई भी पदार्थ को खाते हैं तो खाने के बाद उसमें देखेंगे कुछ उसमें नाइट्रोजनी यौगिक जरूर पाए जाते हैं। तो उसको काम क्या करता है, जितने भी जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं उसका जो है यहाँ पर पचाने का एक काम करता है। ठीक है। और देखेंगे दूसरी चीज, यहाँ पर उच्च द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु जो जल में कोलाइडिक विलयन बनाते हैं, इसको समझेंगे। ये जितने भी अणु, जितने भी यहाँ पर देखेंगे जो पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं, तो पदार्थ यहाँ पर क्या होगा, उसके द्रव्यमान कितने भी उच्च रहे, तो उच्च द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु जो होते हैं जल में जैसे ही मिल जाते हैं, जैसे ही उसमें जल मिल जाता है, तो वहाँ पर एक कोलाइडिक विलयन बनाते हैं। कोलाइडिक विलयन को हम इसको समझेंगे, कोलाइडिक विलयन है क्या, क्योंकि अगला इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक होगा। जो अगला इस टॉपिक के बाद जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा, अर्थात यहाँ पे एंजाइम के बाद जो अगला टॉपिक होगा, हम आपको यहाँ पर कोलाइडिक विलयन के बारे में हम आपको जिक्र करेंगे, कोलाइडिक विलयन होता क्या है। अब यहाँ पर ये देखेंगे, ये क्या है, बहुत ज्यादा प्रभावी उत्प्रेरक, यानी कि जो एंजाइम होता है, एंजाइम देखें कि बहुत अधिक प्रभावी उत्प्रेरक होता है। अब यहाँ पर बात करें, जैसे देखें हमने यहाँ पर भोजन को खाया, भोजन को खाने के बाद देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर ये देखेंगे मंड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, शर्करा में। यानी कि जो जटिल अणु था, जटिल अणु ये मंड के रूप में था, तो मंड को जो है किसमें कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर शर्करा में कन्वर्ट कर दिया। अब वही चीज देखेंगे, यानी कि यहाँ पर ये काम क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे ये देखेंगे इसमें HCl जो है इसमें स्रावित हो रहा है, जिसमें ये इसको पचाने में मदद कर रहा है। और इस लीवर में देखेंगे यहाँ पर ये काम क्या होता है, प्रोटीन का इसमें बदलता है, ये अमीनो एसिड में बदलता है। यानी कि पेप्सिन का काम क्या है, ये देखेंगे अम्लीय माध्यम में होता है, ये प्रोटीन को पचाता है किसमें, अमीनो एसिड में। यानी वही कह सकते हैं कि यहाँ पर इन सभी का अलग अलग जो है ये महत्व है। यानी कि वही है कि बहुत ज्यादा प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। यानी कि जितने भी, जैसे यहाँ पर कह सकते हैं लाइलेज, यहाँ पर लाइलेज, और यहाँ पर पेप्सिन, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये ट्रिप्सिन, और यहाँ पर लाइपेज, ये कुछ बहुत एंजाइम्स और होते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर बहुत डीपली में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा यहाँ पर बायो का टॉपिक है, तो सिर्फ हम यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ एंजाइम के बारे में बताए हैं। और एंजाइम्स वहाँ पर अगर देखेंगे, जितने डीपली में आप जाएंगे उतने ही अधिक आपको एंजाइम अलग अलग जगहों पे आपको कौन कौन से एंजाइम स्वाभित होते हैं और किसका पाचन करते हैं, ये चीज़ आप उसमें पूर्ण रूप से ये बायो में आप देखेंगे। अब यहाँ पर ये केमिस्ट्री में आया था, इसलिए केमिस्ट्री में हम इसका थोड़ा बहुत यहाँ पर जिक्र कर दे रहे हैं। अब वही चीज देखेंगे तो कह सकते हैं ये क्या होता है, ये सभी क्या होते हैं, बहुत प्रभावी होते हैं। अब यहाँ पर दो चार छः यहाँ पर इसका जो है नाम याद रख लीजिए एंजाइम का। यहाँ पर 2 4 6 एंजाइम का नाम आप यहाँ याद रख लीजिए, जो आपकी केमिस्ट्री में वो काम आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में ये, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं, जैसे आप यहाँ पर कुछ 4 5 6 एंजाइमों के नाम एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सर्वोत्तम दक्ष 10 लाख अणु प्रति मिनट, इसको समझेंगे। यहाँ पर ये काम क्या होता है,
कि यहाँ पर देखेंगे सर्वोत्तम दर 10 लाख अणु प्रति मिनट। यहाँ पर देखेंगे यानी कि जैसे हम कोई पदार्थ को जब हम खाते हैं तो एंजाइम का काम क्या करता है, एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम देखेंगे वो 1 मिनट में 10 लाख अणु को वो क्या करता है, वो तुरंत उसको पचाते रहता है। यानी कि आप सोच लीजिए कि एंजाइम इतनी फास्ट जो है भोजन को, यानी कि जैसे हम भोजन को हम तुरंत खाते हैं तो जैसे उसका सुबह खाते हैं शाम तक तो डाइजेस्ट हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर ये काम क्या करता है, जितने छोटे ये एंजाइम जो है, एंजाइम 1 मिनट में लगभग 10 लाख अणु को ये क्या करता है, पचा देता है। तो यानी कि यहाँ पर एक चीज ये भी देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है उच्च विशिष्ट प्रकृति। उच्च विशिष्ट प्रकृति का मतलब ये है, इस लाइन को समझेंगे तो समझ में आ गया होगा कि जो एंजाइम होते हैं, अलग एंजाइम यहाँ पर ध्यान देंगे। एंजाइम हमने दो चार एंजाइम के बारे में बताया है। एंजाइम बहुत होते हैं तो अलग अलग एंजाइमों का अलग अलग कार्य होता है तो अलग अलग पचाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सर्वोत्तम दर, ये उच्च विशिष्ट प्रकृति। उच्च विशिष्ट प्रकृति का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखेंगे लार, ये जो लार यहाँ पर लाइलेज है, यहाँ पर ये देखेंगे लार लाइलेज जो है, यहाँ पर एक चीज देखिए एमाइलेज यहाँ पर होगा, एमाइलेज, लार एमाइलेज। यहाँ पर देखेंगे ये लार एमाइलेज, हमने यहाँ पर ये गलत ही किया था, इसको यहाँ पर देखेंगे लार एमाइलेज। तो लार एमाइलेज जो होता है, लार एमाइलेज का काम क्या होता है, जटिल अणु जो मंड के रूप में होते हैं उसको शर्करा में बदलने का कार्य करता है। जबकि यहाँ पर देखेंगे पेप्सिन का कार्य क्या है, ये प्रोटीन का अमीनो एसिड में बदलने का कार्य है। ऐसे अलग अलग जो है एंजाइमों का अलग अलग कार्य है। तो यानी कि जो यहाँ पर उच्च विशिष्ट प्रकृति लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो यहाँ पर लार एमाइलेज जो है, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन का पाचन करेगा और पेप्सिन जो है यहाँ पर मंड का पाचन करेगा, शर्करा में कन्वर्ट करेगा, ऐसा नहीं है। यानी कि जो एंजाइम का जो कार्य है सिर्फ वही करेगा, दूसरा एंजाइम उसको नहीं करेगा। अब वही चीज यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है, इष्टतम ताप। इष्टतम ताप यानी कि इसका तापमान भी एक उचित ताप होता है, जिससे कम या ज़्यादा यदि होता है तो उसमें क्या होता है, बॉडी में कुछ समस्या आ जाती है, तो बॉडी में दिक्कत आ जाती है। और इष्टतम पीएच, उसका पीएच वैल्यू जो होता है वहाँ पर देखेंगे ये भी एक फिक्स होता है, ना तो ज़्यादा ना तो कम। अब यहाँ पर देखेंगे संक्रियण एवं सह एंजाइमों की उपस्थिति में वर्धमान सक्रियता, ये देखेंगे यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे इसमें देखेंगे विटामिन, जैसे कह सकते हैं जो यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं जैसे उत्प्रेरक है, कुछ चीजें उत्प्रेरक का भी सपोर्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एंजाइम का सपोर्ट जैसे यहाँ पर विटामिन करते हैं, जैसे संक्रियण एवं सह एंजाइमों की उपस्थिति में वर्धमान सक्रियता को विटामिन की उपस्थिति में ये क्या होता है, अधिक होता है। ये चीज आपको कंफर्म हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए संदमक एवं विष का प्रभाव, अब ये चीज समझेंगे लास्ट लाइन। अब ये क्या होता है, इसमें देखेंगे ये सपोज करिए कि यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कोई एंजाइम कम स्रावित होता है, कभी कभी कोई एंजाइम अधिक स्रावित होता है, तो उसका भी प्रभाव है। यानी कि यहाँ पर कोई अधिक प्रभावित हो रहा है यहाँ पर, तो वो जो देखेंगे वहाँ पर वो नुकसानदायक हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे मान लेते कोई भी एंजाइम यहाँ पर अधिक स्रावित हो रहा है, हो सकता है उस अधिक स्रावित के कारण जो है उसमें बॉडी में कुछ दिक्कत हो सकती है, जैसे हो सकता है एंजाइम स्रावित होना ना हो। जब एंजाइम स्रावित ही नहीं होंगे तो भोजन का पाचन नहीं होगा, तो जिससे यहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पे लूज मोशन हो सकता है।
तो यानी कि अब वहाँ पर उसका काम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो संक्रमक एवं विष का प्रभाव जो होता है, तो जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जैसे जब जो आपके बॉडी में मान लेते हैं आपके बॉडी में कोई प्रोटीन की कमी है या प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का काम क्या है, वो एंजाइम का सहयोग करते हैं, तो यानी कि प्रोटीन जो है वो एंजाइम का सहयोग करते हैं। यदि प्रोटीन की कमी हो गई तभी आपको क्या लेना पड़ेगा, औषधि लेना पड़ेगा डॉक्टर के यहाँ जा करके। और यदि मान लेते हैं आपके बॉडी में एंजाइम अधिक स्रावित हो रही है या कम स्रावित हो रही है, उससे आपका यहाँ पर बॉडी में फिर आपका डाइजेशन में क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। तो जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपको एक औषधि देते हैं, औषधि देते हैं। तो जो औषधि काम क्या करता है, जैसे एंजाइम वहाँ पर अधिक स्रावित हो रहा है तो एंजाइम को वो धीरे धीरे कम स्रावित करने के लिए उसको दवा दी जाती है ताकि आपका वो एंजाइम कम हो जाए। तो ये तो था यहाँ पर एंजाइम होता क्या है, एंजाइम के बारे में समझ गए होंगे। ये यहाँ पर कह सकते हैं हमारे बॉडी में जो भोजन का पाचन होता है वो पूर्ण रूप सहयोग किसका होता है, एंजाइम का होता है। तो एंजाइम जो होता है, एंजाइम की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसी को हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर ये तो हमको समझ में आ गया है कि एंजाइम होता क्या है, एंजाइम का काम क्या है। अब हम ये बात करें अगर से, ये देखेंगे लार्ज एमाइलेज, लार्ज एमाइलेज को कैसे पता, यहाँ पर देखेंगे पेप्सिन को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर लार्ज एमाइलेज उसका पाचन कर, यहाँ पर लार्ज एमाइलेज को कैसे पता चलेगा, एक पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन कर दिया है कि नहीं कर दिया है। अब हम इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर उसी को हम कहते हैं एंजाइम की क्रिया विधि। यहाँ पर देखिए, ये तो हम आपको ये समझाने के लिए हम यहाँ पर बनाए थे, जो कि यहाँ पर आप उसी के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगला इसी अब ये हम समझेंगे जो एंजाइम का यहाँ पर कार्य है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। थोड़ा से यहाँ पर हम इसको इधर लिखा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे एंजाइम की क्रिया विधि, एंजाइम की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, ऐसे कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। अब यहां पर उसको समझेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, ये चीज अब यहां पर ये समझेंगे। ये यहां पर जो एंजाइम होता है, एंजाइम की एक विशिष्ट संरचना होती है। एंजाइम को हम यहाँ पर कुछ इसकी संरचना कुछ यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर लॉक एंड की, यहाँ पर लॉक एंड की का नाम सुने होंगे। ये जो एंजाइम की क्रिया विधि है, ये लॉक एंड की एक विधि, लॉक एंड की मेथड कह सकते हैं, मेथड पर आधारित होता है। जिस प्रकार से ताला और चाबी एक दूसरे से संबंध रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से एंजाइम भी संबंध रखता है। यानी कि किसी भी अणु को किस प्रकार से वो आपस में उसको लेना और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और फिर एंजाइम का अलग हो जाना, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एंजाइम की क्रिया विधि। इसको हम समझेंगे ग्राफ फिगर के माध्यम से। जैसे यहाँ पर एंजाइम की एक फिक्स यहाँ पर ये संरचना होती है, जिसको कह सकते हैं कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखेंगे ये हमारा क्या है, ये एंजाइम, ये क्या है, एंजाइम। अब एंजाइम को देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई जटिल अणु कुछ इस प्रकार से आता है। थोड़ा और इसको ग्राफ में और यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ये एंजाइम है। जब एंजाइम
एक एंजाइम की एक फिक्स संरचना होती है। तो एंजाइम क्या काम करता है, किसी भी जटिल अणु से वो क्या करेगा, वहां पर वो संपर्क में आएगा, जटिल अणु के संपर्क में वो देखेंगे आएंगे। कुछ इस टाइप की संरचना यहाँ पर बनेगा। जैसे ही ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, ये देखेंगे एंजाइम है, और ये क्या हमारा क्या है, अभी यहाँ पर क्रियाधार कह सकते हैं, यहाँ पर इसको कह सकते हैं क्रियाधार। क्रियाधार का मतलब जो भी अणु पार्टिकल एंजाइम से संपर्क में आएगा, तो यहाँ पर ये आपस में ये क्या करेगा, थोड़ा उसको इस रूप में। अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों जैसे करीब में आएंगे, करीब में आने के बाद कुछ हमारा स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा। यानी कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पर देखेंगे कुछ ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये क्या है, ये देखेंगे इसको हम सब्सट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, जो क्रियाधार, इसको ई से, इसको एस से, और ये हमारा क्या है, ई है, ये हमारा क्या है, एस, सब्सट्रैक्ट। ये दोनों आपस में क्या हो गए, एंजाइम उस क्रियाधार पर अटैक किया, यानी कि अटैक करने के बाद ये अपना काम क्या करेगा, ये इसको अब यहाँ से एंजाइम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगा, यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में ये करने लगेगा। ये छोटे छोटे टुकड़ों में करके यहाँ पर एंजाइम जो होगा, एंजाइम यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये देखेंगे यहाँ पर ये एंजाइम ये निकल गया, और बाकी जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर ये प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर ये निकल गए। जैसे यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ से बीच से ये निकल गए। ये देखेंगे ये हमारा क्या है, ये यहाँ पर ये उत्पाद, ये क्या है, ये देखेंगे उत्पाद, ये हमारा प्रोडक्ट। तो ये था यहाँ पर एंजाइम की क्रियाविधि। तो एक बार पुनः समझेंगे, एंजाइम की क्रियाविधि क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, लॉक एंड की मेथड। लॉक एंड की मेथड पर ये देखेंगे एंजाइम क्या काम करता है। जो एंजाइम यहाँ पर है, जैसे ही कोई यहाँ पर ये कोई भी अणु, जटिल अणु यहाँ पर कोई भी जैसे आता है, तो जटिल अणु को ये क्या करता है, यानी कि जटिल अणुमंड के रूप में होता है। तो ये जैसे ही आएगा, इसको जैसे शर्करा में यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है, तो यानी कि उसको उसके अणु को क्या कर रहा है, तोड़ करके कन्वर्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पर एंजाइम आया उसके संपर्क में, यानी कि इसके संपर्क में जैसे ही आया, एंजाइम क्या किया, उसके साथ मिल करके यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जो यहाँ पर ये जिस प्रकार से ये आगे इस प्रकार से ये एंजाइम अगले अणु के लिए वहाँ पर स्वतंत्र हो जाएगा, अगले अणु के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए। क्योंकि हम पीछे भी बता चुके हैं कि एक मिनट में यहाँ पर 1 मिनट में लगभग 10 लाख अणु को वो छोटे छोटे टुकड़ों में वो करने की क्षमता रखता है। यानी कि जैसे हम खाते हैं, खाने के बाद तुरंत जो है एंजाइम उसमें आया, एंजाइम आकर के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वहाँ पर उसको दूसरे यहाँ पर मान लीजिए शर्करा में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ऐसे अलग अलग यहाँ जो है उसको कन्वर्ट करते रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म को हम यहाँ पर नोट नहीं किए हैं, तो मैकेनिज्म को यहाँ पर आप सभी इसको नोट से यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ पर एंजाइम की क्रियाविधि जो होता है, एक बार पुनः देखेंगे, लॉक एंड की मेथड पर आधारित है। तो जिस प्रकार से ताला और चाबी का संबंध होता है, जैसे बिना चाबी के ताला नहीं खुल सकता है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी जटिल अणु और एंजाइम के बीच संबंध होता है। जैसे ही एंजाइम जटिल अणु के संपर्क में आता है, वैसे जटिल अणुओं के बीच जो होता है क्या होता है, वो टूट जाता है, बिखराव हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट कह सकते हैं बन जाता है।
तो वहाँ पर देखेंगे वैसे फिगर के माध्यम से जो दिखाया गया है, जैसे उसकी क्रियाविधि नीचे दिखाया गया है, जिस पर ये एंजाइम है, ये क्रियाधार है, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर ये दिखाया गया है, इसी को हम कहते हैं एंजाइम की क्रियाविधि। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसको आप लोग अच्छे से स्टडी करिए, तो अच्छे से नोट्स बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।